नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर 2 है अपना बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। चैप्टर 2 के बारे में देखते हैं। बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन, एडवांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव बेसिक एम्यूनिटी। जो हमारी बेसिक एम्यूनिटीज हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक है एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें मतलब क्या क्या सम्मिलित है और इस चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले देखें एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें हमारे परिवहन के साधन हैं, दूरसंचार के साधन हैं, ऊर्जा संसाधन है। तो जितना ये बेहतर होंगे हमारा डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी उतनी ही बेहतर होगी। इससे क्या होगा, इससे निवेश आकर्षित होगा, निवेश आकर्षित होगा, साथ ही जो हमारा सर्विस सेक्टर है और उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मजबूत होगा। अगर ये मजबूत होगा तो राजस्थान या देश का जो विकास है वो क्या होगा, एक समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास होगा तो सभी के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो गरीबी दूर होगी और सबकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होगी। ठीक है, तो फाइनली क्या होना चाहिए, ये डेवलप होना चाहिए, एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इस बार राजस्थान सरकार का जो बजट है उसमें बात की गई है कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, वही एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है अगर हमें ये प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बात करें, जैसे परिवहन के साधनों की बात करें तो राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान की वहीं एक सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, वहीं कुछ पार्ट हमारा, अधिकांश पार्ट कहें तो मरुस्थल से ग्रसित है। ठीक है, तो परिवहन का साधन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास समुद्री सीमा नहीं है, तो सड़क परिवहन हमारे पास सबसे अच्छा एक विकल्प बचता है। ठीक है, इसीलिए परिवहन के साधनों में भी सड़क जो परिवहन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए आपको पता है हाल ही में बजट में इस बार घोषणा की गई है 9 ग्रीनफील्ड हाईवेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और वहीं से राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी, भारत की एक्सप्रेस वे कैपिटल की बात करें, बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात करें, इसके लिए आवश्यक है ऊर्जा संसाधन बेहतर होना चाहिए। तो राजस्थान पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा की स्थिति में बेहतर हुआ है। आप देख रहे हैं नवकरणीय ऊर्जा के संसाधन, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे पवन ऊर्जा की, चाहे बायोमास की बात करें, सब में राजस्थान प्रदेश की स्थिति अग्रणीय है। ठीक है, तो ऊर्जा के संसाधन बेहतर होने चाहिए। वहीं दूर संचार के साधन है, जैसे टेलीफोन कनेक्टिविटी, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर होंगी तो डेवलपमेंट बेहतर होगा और समावेशी विकास की ओर अग्रसर होंगे और इस जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया 350 बिलियन यूएस डॉलर, इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चैप्टर के बारे में अपन कुछ ऐसी ही बातें करेंगे और इनको प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं, उन स्कीम्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। और पहला स्टेटमेंट दे रखा है 2020-21 से 2023-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर 4.08% रही है, 4.08% रही है। सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडवांस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की गई है हमसे ऊर्जा के बारे में, प्रदेश की ऊर्जा के बारे में बात की गई है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में बात की गई है और इन्होंने बात की है कि जो CAGR है, CAGR मतलब क्यूमुलेटिव या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है जो ऊर्जा के क्षेत्र की,
वो इन्होंने बताई है क्वेश्चन में 4.08% रही है। इसका मतलब राजस्थान में तापीय ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा का जो उत्पादन है वो तापीय ऊर्जा से किया जाता है, जल विद्युत से उत्पादन किया जाता है, गैस पर आधारित है। वही साथ में कुछ नवकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, चाहे सौर ऊर्जा की बात करें चाहे पवन ऊर्जा की। तो इस तरह से ओवरऑल जो वार्षिक वृद्धि दर रही है ऊर्जा उत्पादन में वो कितनी रही है, 4.08% रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपना राइट स्टेटमेंट है। इसको अपन को याद रखना है कि एनुअल जो एनर्जी प्रोडक्शन की क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है, 4.08% रही है, ठीक है। ये डेटा हमें याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि पवन ऊर्जा में 5.30% CAGR की दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट भी सही दिया है कि यहां से हमें बात करनी होगी पवन ऊर्जा के बारे में और सौर ऊर्जा के बारे में। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे दिया है पवन ऊर्जा के बारे में, जो कि वृद्धि दर है 5.30% रही है, ये भी राइट है। और सौर ऊर्जा की जो वृद्धि दर है वो रही है 20.57%। ये तीन आंकड़े हमें याद रखने होंगे कि जो CAGR है, टोटल एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 4.08% है। वहीं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 5.30% और सौर ऊर्जा की वृद्धि दर है वो 20.57% रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें रखना होगा सौर ऊर्जा को याद। क्यों याद रखना आवश्यक है सौर ऊर्जा का, क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सबसे अग्रणी प्रदेश है। बहुत सारे एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है बड़ला है, चाहे फतेहगढ़ की बात करें, चाहे नौखा, बोडाना और पुंगल, बहुत सारे सोलर पार्क हैं वो राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। और राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश है सौर ऊर्जा उत्पादन में, इसलिए इसकी जो एनुअल की ग्रोथ रेट रही है 20.57% हमें याद रखना होगा। और अभी ये हाल फिलहाल में किसी क्वेश्चन एग्जाम में ये डेटा पूछा भी गया है, तो यहाँ से आप देख लीजिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये भी सही है और दोनों स्टेटमेंट अपने सही हैं। इसका मतलब दोनों कथन हमारे सत्य हैं और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से हमें याद रखना होगा राजस्थान की जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो रही है, इस डेटा को याद रखना होगा 26, ये 25 और 3, ठीक है, 26,325.19 मेगावाट, ठीक है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 26,325.19 मेगावाट, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेटा याद रखना है 26,325 मेगावाट, ठीक है। अब इसमें तापीय ऊर्जा समझ लेते हैं। राजस्थान में किन किन क्षेत्रों से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तापीय ऊर्जा से किया जाता है, जल विद्युत से उत्पादन किया जाता है और कुछ गैस आधारित है, ठीक है। और इसी में ही आपके क्या समझ लेते हैं, जो नवकरणीय ऊर्जा है, चाहे सौर ऊर्जा भी समझ लेते हैं इसमें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और वहीं पे इसमें बायोमास भी समझ लेता है, ठीक है। ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, तापीय, जल विद्युत, गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और अन्य भी जो स्रोत हैं इसमें समझ लेते हैं। इस प्रकार हमारी स्थापित क्षमता है 26,325.19 मेगावाट। एक तरफ से बात करें तो इसमें से जो कुछ योजनाएं हैं वो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, कुछ प्लांट, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का योगदान है, तो वहीं कुछ जो हिस्सा है वो निजी कंपनियों के सहयोग से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। और इसमें लगातार प्रतिवर्ष वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सुमेलित युग्म की पहचान की है, आइडेंटिफाई दी मैच्ड पेयर। मैच्ड पेयर की आइडेंटिफाई करना है। टाइप ऑफ एनर्जी दे रखा है, वहीं एनर्जी की कैपेसिटी दे रखी है, जिसमें हमारे लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मैच करना है या डायरेक्ट बताना है कि कौन सा मैच है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा की बात की, अभी हमने बात की थी कि राजस्थान की टोटल जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है
वो कितनी है, 26,325.19 मेगावाट रही है। इसमें से ये कह रहा है कि पवन ऊर्जा कितनी है, तो हमारा जो पवन ऊर्जा का योगदान है वो 4,414 पॉइंट समथिंग मेगावाट है। ठीक है, वही बात करें सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा का जो योगदान है वो 5,482 मेगावाट हमारा योगदान है। ठीक है, और तीसरी बायोमास की बात की थी, बायोमास जो ऊर्जा है उसका योगदान है 124 मेगावाट का। ठीक है, इसके अलावा फिर तापीय है, जल विद्युत है, इस प्रकार से योगदान था, तो ये हमें याद रखना है। पवन ऊर्जा की का योगदान कितना है, 4,414 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 5,482 और बायोमास का जो योगदान है वो 124 मेगावाट है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पवन ऊर्जा 4,414 मेगावाट, ठीक है, राइट है। सौर ऊर्जा 5,482 मेगावाट, ये भी राइट है। और इन्होंने दे रखा है बायोमास 109, ये गलत है। बायोमास ये लास्ट ईयर का डेटा है 109 मेगावाट, और इस 109 मेगावाट से बढ़कर ये कितना हो गया है, 124 मेगावाट हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़े हमें फिर याद रखने होंगे, खासकर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का हमें रखना होगा। सौर ऊर्जा का योगदान है 5482 मेगावाट और पवन ऊर्जा का 4,414 मेगावाट। ठीक है, तो देख लीजिए क्या आंसर होगा। पहला और दूसरा मैच्ड है, इसका मतलब 1 और 2 और डी आंसर, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। यहां से हमें देखना होगा कौन सा कथन असत्य नहीं है, इसका मतलब सत्य कथन हमें बताना है। चलिए देखते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 37.59% भाग है। ठीक है, ये इसने बात की है कि सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का कितना योगदान है, 37.59% योगदान है। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि पिछले अभी अपन ने देखा था कि पवन ऊर्जा कितना उत्पादन हुई है, 4,414 मेगावाट का योगदान है, और सौर ऊर्जा 5,482 मेगावाट उत्पादन है। ठीक है, जब इनका परसेंटेज निकालेंगे तो जो योगदान है वो कितना बैठता है, 37.59% बैठता है। ठीक है, 37.59%। और ये डेटा हमारे जो इकोनॉमिक रिव्यू है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें अलग से दे रखा है। और अलग से देने का रीजन भी है क्योंकि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में, इसलिए याद रखना होगा 37.59% योगदान है। यहाँ से ये स्टेटमेंट अपना राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि वाई दिसंबर 2024 द इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 7830 मेगावाट। दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता 7830 मेगावाट है। तो राजस्थान में अभी भी जो सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है, जिसमें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है आपका, छबड़ा में है, सूरतगढ़ में है, और इस तरह से तो हमें याद रखना होगा। और ये स्टेटमेंट भी अलग से दे रखा है इसी प्रकार से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता कितनी है, 7,830 मेगावाट हमारी थर्मल क्षमता है। और इसमें ये बात क्लियर रखना कि राज्य सरकार की परियोजनाओं से है, राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनसे योगदान है इस थर्मल क्षमता का 7,830 मेगावाट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। जो दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं इसका मतलब है, और वह दोनों कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये तो गलत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2023-24 में राजस्थान की कुल ऊर्जा उपलब्धता कितने करोड़ यूनिट हो गई है। जैसे कि अभी स्थापित क्षमता के बारे में बात की थी,
25 मेगावाट ऊर्जा क्षमता है। अब इन्होंने बात की है यूनिट के बारे में, पूछी है कि यूनिट कितनी है अपने पास। तो यूनिट जो है अपने पास टोटल है 10,948 करोड़ यूनिट। ठीक है, 10,948। अगर यूनिट भी पूछी जा सकती है कि 26,000, हो सकता है ऊर्जा क्षमता मेगावाट में ना पूछे कि 26,325 है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यूनिट पूछ ली तो थोड़ा हमें याद रखना है कि 10,000 के लगभग है, और 10,000 के लगभग कितना है, 10,948, लगभग 11 ही हो जाता है। 10,948 करोड़ यूनिट अवेलेबल है ऊर्जा क्षमता। ठीक है, और इसमें जो लास्ट ईयर था आप देखिए वो था 8,561 था। 8,561 करोड़ यूनिट से हम कहां पहुंच चुके हैं, 10,948 करोड़ यूनिट पर पहुंच चुके हैं। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, और यहां से देखें जब ये इतना पहुंचा है तो इसमें जो लगभग वृद्धि हुई है वो 27% की हुई है। 27.87% की ये वृद्धि हुई है। इसमें कितनी, 27.87% की वृद्धि हुई है। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो 10,948 करोड़ यूनिट बिजली हमारे पास उपलब्ध है यूनिट की फॉर्म में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट है, यह योजना भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पूछा जाए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के बारे में देखते हैं कब स्टार्ट हुई थी। तो ये 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य है इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो केंद्र सरकार ने रखा है कि 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी के द्वारा, मतलब सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे, कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के माध्यम से लाभान्वित कर 300 यूनिट प्रति माह, ये 300 यूनिट है प्रति माह प्रदान करना मुफ्त। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। तो 13 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के माध्यम से 300 जो यूनिट बिजली है, मुफ्त बिजली है, उसको प्रदान करना है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, 13 फरवरी 2024 को योजना प्रारंभ हुई और 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए क्या होगा, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी। अब जैसे कितनी अनुदान राशि दी जाएगी, जो 1 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट लगाते हैं घर पे, तो इसके लिए राशि है 30,000 रुपए की। ठीक है, और वहीं 2 किलोवाट का प्लांट है तो इसके लिए 60,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, और 3 किलोवाट और इससे एबव अगर प्लांट है तो इसके लिए 78,000 रुपये अधिकतम, यह राशि अधिकतम है। 78,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 78,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। ये हमें तीनों याद रखने हैं। बस ये 3 पॉइंट हैं जो स्कीम में याद रखने हैं। योजना प्रारंभ हुई 13 फरवरी 2024 को। 1 करोड़ घरों को लाभान्वित करना है, 300 जो यूनिट प्रति माह बिजली प्रदान करनी है। वहीं 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये का अनुदान, 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये की अनुदान राशि, और 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इस योजना के माध्यम से अधिकतम 60,000 रुपये 3 किलोवाट या उससे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया?
क्योंकि जो 60,000 रुपए की राशि है वो तो 2 किलोवाट तक प्रदान की जाएगी और 3 किलोवाट तक तो जो प्रदान की जाएगी राशि वो है आपकी 78,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत है और सत्य कथन की पहचान करनी है, मतलब पहला और दूसरा सत्य है, तो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के तहत वर्तमान में कितनी यूनिट बिजली प्रति माह प्रदान की जा रही है? इसके बारे में देखते हैं कि पिछली सरकार में एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ठीक है, तो उसके तहत क्या होता था, किसानों को 1,000 रुपए प्रति माह देते थे अनुदान, या फिर 12,000 रुपए वार्षिक रूप से अनुदान दिया जाता था। या तो आप 1,000 रुपए प्रति मंथ अनुदान ले लो, या वर्ष भर में 12,000 रुपए का ले सकते हैं अनुदान राशि, ये था उसके अंतर्गत प्रावधान। लेकिन उस स्कीम को इसके अंतर्गत मर्ज किया गया। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना जो घरेलू अनुदान दिया जाता था, उसके अंतर्गत इसको कृषि अनुदान के रूप में मर्ज किया और इसमें प्रावधान किया गया कि किसानों को वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात रखनी है, ये कृषि अनुदान है, जो कृषि के लिए कनेक्शन होता है उसके लिए है कि इसके अंतर्गत 2,000 यूनिट प्रति माह प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के तहत वर्तमान में कितनी यूनिट प्रति माह प्रदान की जा रही है? तो 2,000 यूनिट आंसर अपना होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगर 2,000 यूनिट से अधिक कोई यूज लेता है तो क्या प्रावधान है? तो फिर हमें इसी पे जाना होगा कि अगर 2,000 यूनिट से ज्यादा उपभोग करता है तो उसे 1,000 रुपए प्रति माह ही अनुदान मिलेगा, ना कि 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट का बिल भरना होगा और 1,000 रुपए का अनुदान मिल जाएगा। तो दूसरा जो इस स्कीम का पार्ट है ये तो कृषि अनुदान है, वहीं जो दूसरा पार्ट है वो घरेलू अनुदान है। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। घरेलू अनुदान के रूप में क्या प्रावधान है? तो पहली बात है, अगर 100 यूनिट तक अपन उपभोग करते हैं, 100 यूनिट तक, तो बिजली का बिल दोगुना आएगा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट है 200 यूनिट तक, 200 यूनिट अगर उपभोग करते हैं तो जो प्रारंभिक 100 यूनिट है इसका जो सरचार्ज लगते हैं, जो नगरीय उपकर है, विद्युत शुल्क है, इस फिक्स चार्ज है, वो तो माफ हो जाएगा और अगली जो 100 यूनिट है उसका बिल अपने को भरना पड़ेगा। लेकिन 200 यूनिट से अधिक उपभोग करते हैं तो अगेन फिर जो प्रथम 100 यूनिट है वो तो अपने लिए फ्री होंगी और अगली 100 का, अगली जितनी भी यूनिट्स हैं उनका अपन को बिल भरना पड़ेगा। तो प्रथम 100 यूनिट पर जीरो बिल, 200 यूनिट पर कुछ जो फिक्स चार्ज हैं उन पर रियायत दी जाएगी जो प्रथम 100 यूनिट है उसका, और 200 यूनिट से ऊपर होने पर प्रारंभ की जो 100 यूनिट है वो तो फ्री और अगला बिल अपने को भरना होगा। तो ये घरेलू अनुदान है और कृषि कनेक्शन के लिए 2,000 यूनिट प्रदान की जा रही है, और अगर 2,000 यूनिट से ज़्यादा उपभोग होता है तो केवल मात्र हमें 1,000 रुपये का ही अनुदान दिया जाएगा, बाकी हमें बिल भरना होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, सोलर पार्क के बारे में बताया गया है और विद्युत उत्पादन क्षमता बताई गई है। इसमें दे रखा है नौखा सोलर पार्क, पुंगल, बौड़ाना और फतेहगढ़, 4 सोलर पार्क दे रखे हैं और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में हमसे पूछा गया है। आगे क्या है इसमें, मतलब इसको मैच करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, नौखा सोलर पार्क, नौखा ना से स्टार्ट है तो 925 मेगावाट इसकी क्षमता है। नौखा सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? 925 मेगावाट। वहीं दूसरा है पुंगल, पुंगल कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, 2,450 मेगावाट का इसमें प्रावधान है। 2,450 मेगावाट का ये प्लांट है। इसको 3 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण 1,000 मेगावाट, द्वितीय चरण इसका भी 1,000 मेगावाट का है और बचा हुआ 450 मेगावाट। इस तरह इसको 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पुंगल 2,450 मेगावाट, नौखा 9,925 मेगावाट, और आपका जो फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ फतेह हो जाएगी कब? जब 1,500 मेगावाट उसका उत्पादन हो जाएगा। तो फतेहगढ़ की जो क्षमता है वो 1,500 मेगावाट है। और बोड़ाना, बोड़ाना जैसलमेर में स्थित है, ये
कितना मेगावाट का है इसकी प्लांट, इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। तो नोखा सोलर पावर प्लांट की क्षमता 925, फतेहगढ़ की कितनी 1500 मेगावाट, बोडाना 2000 और बुंगल 2450 मेगावाट है। यहाँ से देख लीजिए, नोखा 925, ठीक है, बुंगल 2450, तो बी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बोडाना में 2 नंबर, और फतेहगढ़ में अगेन 4 नंबर। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो गया 1 3 2 4। यहाँ से मैच कर लेते हैं 1 3 2 4 1 2 4 1 3 2 4, और डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाधान पोर्टल का संबंध है। तो आपने देखा एनर्जी सेक्टर के बारे में अपने कितने सारे फैक्ट्स जाने। तो यहाँ से एक बात और बात कर लेते हैं। यहाँ से जब हमने बात की थी कि ऊर्जा उपलब्धता, जब हमने देखी कि 10,948 करोड़ यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, और इससे पहले हमने बात की थी 26,325 जो मेगावाट क्षमता है राजस्थान में उपलब्ध। यहाँ से एक बात करते हैं कि जो राजस्थान में उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, और उनकी संख्या में 190 लाख से कितनी 196 लाख वृद्धि हुई है। ठीक है, 190 लाख से उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है 196 लाख तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, समाधान पोर्टल का संबंध किससे है। हाल ही में तो समाधान पोर्टल का संबंध है, आंसर देख लेते हैं एक बार पहले। अपना पहला ऑप्शन है आरएसआरटीसी की सेवाओं से जुड़े यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए, चिकित्सा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, एसडीजी गोल्स की प्राप्ति हेतु जो शिकायतें उनके निवारण के लिए, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा हेतु। ठीक है, अगर अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, अगर हमने नहीं पढ़ रखा है, तो अपन चारों ऑप्शंस के आधार पर बताना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी डिफिकल्ट ऑप्शन है। समाधान पोर्टल क्या बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा से है, एसडीजी गोल्स की प्राप्ति के लिए भी हो सकता है समाधान, चिकित्सा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए भी समाधान हो सकता है, और आरएसआरटीसी की सेवाओं से जुड़े यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए। तो हमारा आंसर ये है, अगर पता होगा तभी अपन ये क्वेश्चन को टिक करेंगे, अदरवाइज तो मोस्ट प्रोबेबली इन ही ऑप्शंस पर हमारा दिमाग जाएगा। तो समाधान पोर्टल का संबंध आरएसआरटीसी की जो सेवाएं हैं, बसों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, उन समस्याओं से जुड़े यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए इसका पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ तक अपन ने देखा, बात की पहले ऊर्जा सेक्टर के बारे में, अब अपन बात करने लगे हैं किसकी, परिवहन के बारे में बात करने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा, तो आज की क्लास हमें यहीं समाप्त करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और चैप्टर 2 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास अपन यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।